Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing history of Tamil Nadu board, class 12 history of Tamil Nadu board. This is part 2 of chapter 29 wherein which we will discuss the League of Nation. तो देखिए एस्टैब्लिशमेंट एम ऑर्गन्स हम समझ चुके हैं, मैंडेट भी समझ चुके हैं लीग ऑफ नेशंस का. इस सेशन में हम इसके अचीवमेंट समझेंगे. आला लैंड आइसलैंड, मौसूल बाउंड्री डिस्प्यूट्स, ऊपन एंड मैलमेडी, कर्फू इंसिडेंट, dispute between Greece and Bulgaria, dispute between Great Britain and France, non-political works और कुछ आप causes of the failures. okay? देखो आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये स्वीडन फिनलैंड के बीच में छोटे आइलैंड्स हैं. दोनों फिनलैंड और आयरलैंड दे वंस बिलोंग टू स्वीडन. तो पहले स्वीडन का पार्ट हुआ करते थे, बट ऑन द ओनरशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर आइलैंड डिस्प्यूट होने लगी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में अराउंड 1920s. ठीक है, तो एक स्पेशल कमीशन बनाई गई, एक कमीशन को बैठाया गया कि और ये कमीशन लीग के द्वारा बनाई गई थी कि इस केस में इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस चीज़ को सेटल किया जाए. और डिस्प्यूट फिनलैंड के फेवर में फिर क्या हुआ था, सॉल्व हुआ था. मौसूल बाउंड्री डिस्प्यूट की बात करें तो क्या है ना, तुर्की और ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स था बिटवीन द मैंडेट टेरिटरी ऑफ इराक. ठीक है, दोनों पार्टीज़ बोलते थे कि मौसूल वैलिड है. एक्चुअली ये जो रीजन है मौसूल का वो काफ़ी ज़्यादा रिच है इन टर्म्स ऑफ ऑयल, तो इसी वजह से और ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो रही थी. कोई अग्रीमेंट नहीं पहुंचा था बाउंड्री लाइन के ऊपर. फिर अल्टीमेटली लीग काउंसिल ने अपना फाइनल जजमेंट दिया जून 1926 में. ट्रीटी जो है साइन की गई तुर्की और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में, जिसमें इन बाय विच अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ वैलिड वाज गिवन टू टर्की और एक रिवाइज्ड बाउंड्री बनाई गई एंड सम रॉयल्टी फ्रॉम सॉइल ऑयल फील्ड्स वर गिवन टू टर्की. देन फिर हम यूपिन एंड मालमैडी के बारे में बात करते हैं. 1920 एंड 21 के बीच में क्या हुआ था. ड्यूरिंग दिस टाइम जर्मनी प्रोटेस्टेड टू द लीग ऑफ नेशंस, क्योंकि उसने इन दोनों जो यूपिन एंड मालमैडी बेल्जियम को दे दिए थे. ठीक है, तो लीग ने डिस्कस किया ये मैटर सितंबर 1920 में और गवर्नमेंट को अपने डिसीजन के बारे में बताया रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ यूपिन एंड मालमैडी टू बेल्जियम. इट वाज फाइनल. कुर्फ्यू आइलैंड इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं. 1923 की बात है. इटालियन जनरल एंड 2 ऑफिसर्स दे वर मर्डर्ड ऑन ग्रीक सॉइल. सो इटालियंस ने डिमांड किया कि अब उनको अपॉलॉजीज़ चाहिए और उनको रेपरेशंस भी चाहिए इस क्राइम का. तो फिर ग्रीस ने रिफ्यूज़ कर दिया किसी भी तरह के डिमांड मानने से इटली के. हैंस इटली ऑक्यूपाइड द आइलैंड ऑफ कुर्फ्यू एंड इन दिस डिस्प्यूट ब्रिटेन और फ्रांस ने थोड़ा मीडिएट किया और दे एक्चुअली brought about the compromise between Italy and Greece. Now there was a dispute between Greece and Bulgaria. तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रही थी. 1925 में ग्रीक के जो आर्मी कमांडर हैं उनको मर्डर कर दिया गया. फिर ग्रीक ने क्या किया, ग्रीक की आर्मी ने मार्च किया बल्गेरिया तरफ. लीग काउंसिल ने ब्रिटेन एंड फ्रांस को बोला कि इस मैटर पे इन्वेस्टिगेट करो और जो ग्रीक फोर्सेस हैं देन दे वर विड्रॉन एंड ग्रीस वाज आस्क्ड टू पे द कंपनसेशन टू बल्गेरिया, जो भी इन्होंने वायलेशन किया टेरिटरी पे, इन सारी चीज़ों पे. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके लीग कमीशन ने आके इंटरफेयर किया था. देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑल्सो. 1921 में दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था ओवर नेशनैलिटी क्वेश्चन, है ना, नेशनैलिटी क्वेश्चन ऑन ट्यूनिस एंड मोरक्को वाले रीजन पे. तो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने इस मैटर को लिया. ऑल्दो ये जो डिस्प्यूट है म्यूचुअल नेगोशिएशन से सॉल्व हुई थी, बट यहाँ पर भी इन्होंने इंटरफेयर किया था. कुछ नॉन पॉलिटिकल वर्क देखते हैं लीग ऑफ नेशंस के. सो इसने बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल वर्क्स किए हैं. पहली बात तो अ स्लेवरी कन्वेंशन मेट एट जेनेवा इन 1925. 1932 में इन्होंने परमानेंट स्लेवरी कमीशन को सेट करने की बात करी. फिर फाइनेंशियल कमीशन वाज देयर एंड इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू एंड सुपरविजन ऑफ वेरियस लीग जैसे कि लोन्स फॉर ऑस्ट्रिया, हंगरी, ग्रीस एट्सेट्रा. 1923 में भी लीग ने हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है सेटअप की थी, हेल्थ कमिटी, है ना, सेक्रेटेरिएट पे. फिर बहुत अच्छे, अगर हम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, तो इसने बहुत से अच्छे काम किए हैं इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग डिजीज़ जैसे कि मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, रेबिस,
कैंसर, टीबी, हार्ट डिसीजेज़, है ना, और ऑल्सो बहुत सारे नेशंस के हेल्थ इम्प्रूवमेंट में भी काम आया है, और टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस भी इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई हैं. लीग डिड कमेंटेट कॉमनवेल्थ वर्क in the field of control of traffic, in drugs, peasants reforms, suppression of trade in obscene literature. Now let's talk about the causes for the failure of League of Nations, कि कैसे फेल कर गया. तो देखो क्या हो रहा था ना, दो मेजर पावर थे, USA एंड USSR. ठीक है, ये दोनों मेजर पावर दोनों के दोनों आपके लीग ऑफ नेशंस के मेंबर नहीं थे. ठीक है, ये सीरियस डिफेक्ट था, क्योंकि ये दो मेजर पावर दुनिया में चल रहे थे और यही लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं थे, और यही वापस आपस में लड़ने लगे. तो लीग ऑफ नेशन के जो मेंबर नहीं होंगे वो लड़ने लगे तो मतलब ही नहीं रहा ना. And it was unfortunate that the covenant of the League of Nations was made a part and parcel of peace settlement. उसको like it had been better if it had been kept separate. And बहुत से states थे जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को एज अ ट्रीटी ऑफ रिवेंज लेते थे, और वो चीज़ों को सही तरह से लेने के लिए प्रिपेयर नहीं थे. बाय नॉट रेक्टिफाइंग दिस ट्रीटी, वो क्या सोचते थे कि अब हम अगर ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो है वो रेक्टिफाई नहीं करोगे तो हम लीग ऑफ नेशंस भी नहीं मानेंगे. एंड द मेजर रीज़न वाज ऑफ कोर्स US एंड USSR, दे वर द ग्रेट पावर्स, है ना. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मेन दो ग्रेट पावर्स नहीं हुए, उसकी वजह से वीकेंड हो गया सिचुएशन. जापान, जर्मनी, इटली, इन्होंने भी लीग को छोड़ दिया था. ठीक है, फिर उसके बाद देयर वाज ऑल्सो अ फीलिंग अमंग द नेशंस दैट ये जो लीग ऑफ नेशन है वो पूरा का पूरा जो विक्टोरियस कंट्रीज़ थी वर्ल्ड वॉर वन में, जिन्होंने World War I जीता था, वो उनको फेवर कर रही है, जैसे कि फ्रांस और इंग्लैंड. ठीक है, तो वो एक इशू था. एंड द रिजल्ट वॉज दैट अदर स्टेट दे बिगेन टू डाउट अबाउट वर्किंग ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. कंट्रीज़ हैं जैसे कि जर्मनी, है ना, they were humiliated by the countries who got the victory. And जर्मनी को फिर रेपरेशंस भी वॉर के पे करने पड़े थे, और उसकी वजह से उसको इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी हुई थी. तो किसी तरह का पीस नहीं हो पा रहा था लीग ऑफ नेशंस से, कुछ रिजल्ट्स नहीं निकल पा रहे थे. फिर World War I के बाद जो यूरोप है वहाँ पे एक्चुअली स्पेशली अभी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इटली, जापान, जर्मनी, मुसोलिनी और आपके हिटलर वगैरह, World War I के बाद ये सारे डिक्टेटरशिप्स यहाँ पे इन कंट्रीज़ में शुरू हो चुकी थी. ठीक है, जापान जो फार ईस्ट में है उसने मंचूरिया का रीजन कैप्चर कर लिया था. एंड लीग वाज नॉट ऑल्सो इन द पोजिशन टू कंडेम दिस एक्शन ऑफ जापान, और जापान एक्चुअली वॉज ऑल्सो प्रिपेयर टू गिव अप द मेम्बरशिप, कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम मेम्बरशिप भी छोड़ देंगे. एंड इन द सिमिलर वे इटली में भी डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो चुकी थी, और पीपल जो थे इटली के बेसिकली नैरो नेशनलिज्म को प्रीच करने लगे थे. इटली ने फिर अबैसिनिया को कैप्चर कर लिया, और जब लीग ने क्वेश्चन किया ऑन द कॉन्टेस्ट ऑफ इटली, उसने आपका लीग ही छोड़ दिया. ठीक है, प्लस जर्मनी की बात करें तो वो भी ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के कमिटमेंट्स को मानने के लिए तैयार नहीं था, और वहाँ पर भी नाजी डिक्टेटरशिप, हिटलर की डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी थी, और एक सूडो पेट्रियाटिज़म यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, नकली पेट्रियाटिज़म आप इसको बोल सकते हो. और वो ये भी बोलता था कि एक्चुअली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे होता था ना, कि जर्मनी के जो लोग हैं उनके रेसेस सारे रेसेस से ज़्यादा अच्छे हैं. एंड वो चाहता था कि वो जर्मनी के जो पावर्स हैं वो एक्सपैंड करे ओवर ऑस्ट्रिया एंड पोलैंड. ही मेड कॉन्क्वेस्ट ओवर दीज कंट्रीज़, एंड ही ऑल्सो डिफाइंड द पोजिशन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, जिसकी वजह से क्या हुआ, आर्मामेंट्स वो और इंक्रीज़ करने लगे, और आर्मामेंट्स इंक्रीज़ होने लगे तो कि आप लीग के पीस वाला क्लॉज तो फिर छोड़ ही दीजिए. और जब ये सारी चीज़ें लीग में क्वेश्चन की गई तो जर्मनी ने भी लीग छोड़ दिया. फिर जो स्मॉल नेशंस थे उन्होंने भी अपना जो है विश्वास छोड़ दिया था लीग में. उनको लगा कि द लीग ऑफ नेशन हैड नो पावर टू कंट्रोल द एग्रेसिव एक्टिविटीज़ ऑफ द बिग पावर्स. तो
क्यों हम छोटे लोग दबके रहें। फ्रांस ने इंसिस्ट किया जर्मनी को कि वो रेपरेशन भरे वॉर का, है ना, जब उस वक्त पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था ऑलरेडी जर्मनी में, जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज अ डाउनफॉल ऑफ द वेमार रिपब्लिक, जिसकी वजह से हिटलर का राइज हुआ जर्मनी में। एंड लेटर आप समझ सकते हैं कि वही रिस्पॉन्सिबल था फॉर द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। व्हेन वी टॉक अबाउट द बर्थ ऑफ लीग ऑफ नेशंस, वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ था ना। वर्ल्ड वॉर 1 ने जितना डिज़ास्टरस इफेक्ट दिखाया था, उस चीज़ को देखने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया, बट जो मेंबर स्टेट्स थे वो कोऑपरेट नहीं कर पाए। उसकी वजह से लीग अपने मिशन में, अपने एम में फेल हो गया। और जब फेल हो गया, और फेलियर कैसे आप पता करोगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। देखो, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस ही बनाया गया था सो दैट ये ना हो, बट जब ये हो गया तो इसका ऑफ कोर्स फेलियर हो गया। एंड फाइनली UNO was established on the disintegration of the league. So this is it about this session. I hope आपको ये लीग ऑफ नेशंस समझ में आया हो. Thank you so much for listening. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।